एक ऐसा राजा जो अपने गलत और गंदे कामों की वजह से अपने साम्राज्य का भरोसा हार चुका था। साम्राज्य वालों ने तो एकजुट होकर बगावत भी कर दी, लेकिन राजा के पास ऐसा खतरनाक प्लान था कि जिससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी में दिखाते हुए, जहाँ पर इंग्लैंड बहुत ही बड़े पैमाने पर फैलता जा रहा था। हमें तो अब इंग्लैंड के एक किनारे के ऊपर कई सारे वाइकिंग के सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि डेनमार्क से यहाँ पर आ रहे थे। इन सारे खतरनाक सोल्जर्स को जॉन नाम के एक राजा ने बुलाया होता है। शायद राजा जॉन बहुत ही कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे जो कि साम्राज्य वालों को पता नहीं है। जॉन अब उन सारे वाइकिंग के वॉरियर से बात करने लगे कि किस तरीके से मुझे ये प्लान एग्जीक्यूट करना है। बात ये थी कि शुरुआती समय में पूरे इंग्लैंड के साम्राज्य जॉन के परिवार वालों के पास ही थी, लेकिन जब जॉन की बारी आई कि वो सत्ता संभालेगा तो वो ठीक से कुछ कर नहीं पाया। हमें अब उस समय के बारे में बताया जाता है जब पूरी सत्ता जॉन के हाथों में थी। जॉन तो एकदम केयरलेस होता है, जिसे सत्ता संभालना बिल्कुल नहीं आता था। उल्टा वो अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाता। हर समय उसे अय्याशी चाहिए थी और जिस भी साम्राज्य की लड़कियों को वो पसंद कर ले तो उसे अपने पास बुलाकर उनके साथ गंदे काम करना ये उसकी आदत बन चुकी थी। इनफैक्ट वो तो अपने परिवार वालों में से भी किसी को नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे राजा जॉन का आतंक इतना बढ़ गया कि सारे साम्राज्य वाले उससे बहुत गुस्सा हो चुके थे। इनफैक्ट महल के अंदर भी जॉन के जितने भी मैनेजमेंट वाले ऑफिसर्स होते हैं उनमें से किसी की भी वाइफ को जॉन ने छोड़ा नहीं था। तो अब एक समय के बाद सभी साम्राज्य वाले इकट्ठा होते हैं और उन्होंने जॉन को अपना राजा मानना बंद कर दिया था। उनके हिसाब से कोई और थ्रोन पर बैठेगा तो वो अच्छी तरीके से साम्राज्य चला पाएगा। धीरे धीरे इसी तरीके से जॉन के हाथ से सत्ता निकलती गई और अब ये मोमेंट आ चुका है कि जॉन को दूसरे साम्राज्य के लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है ताकि वो अपने देश पर वापस से कंट्रोल पा ले। जॉन ने इसीलिए इन सारे वाइकिंग वॉरियर को यहाँ पर बुलाया है। उन दोनों के बीच में एक डील होती है कि इस तरीके से राजा आने वाले हर एक समय में वाइकिंग्स की मदद करेंगे और इसके बदले वाइकिंग्स अभी मदद करे उसके साम्राज्य को वापस लेने में। वाइकिंग का लीडर इस बात से खुश हो जाता है और उसने ये डील फाइनल कर ली थी, यानी कि वाइकिंग्स अब राजा के कहने पर वो सारी चीजें करेंगे जिससे कि साम्राज्य उनके हाथों में आ जाए। यानी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा कत्लेआम होने वाला है। जॉन अब उन लोगों को चुन चुन कर मारेगा जिन्होंने बगावत की थी और उसे राजा की पोजीशन से हटाकर एक नॉर्मल इंसान बना दिया। अब हमें यहाँ बहुत ही ज्यादा तूफानी रात को उसी साम्राज्य में फादर एबॉट दिखाए जाते हैं। फादर एबॉट कुछ सैनिकों को बचाकर वहाँ रात गुजारने के लिए लेकर आ रहे थे। ये सारे सैनिक बहुत ही अनजान थे, जिनमें से उनका लीडर मार्शल होता है। अब फादर एबॉट के साथ काम करने वाला डार्नी नाम का एक आदमी तुरंत ही जब उन सारे सोल्जर्स को देखता है तो वो कहने लगा कि ये सब राजा जॉन के दुश्मन हैं। इन्होंने ही सबसे पहले बगावत की थी राजा के खिलाफ, जिससे कि आज उनकी ये हालत हो चुकी है। डार्नी बहुत ही ज्यादा डर रहा था क्योंकि अगर राजा को पता चलेगा कि उन्होंने इन सारे दुश्मनों को अपने घर पर पनाह दी है तो वो उन्हें सजा देने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन फादर एबॉट कह रहे थे कि हम यहाँ पर मुसीबत में पड़े हुए सभी की मदद करते हैं, चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन। डार्नी भी इन चीजों के बारे में मान जाता है, लेकिन उसे अभी भी बहुत डर लग रहा था। सुबह होने पर मार्शल अपने साथियों के साथ अभी भी उसी हाइडिंग एरिया पर छुपा रहता है, लेकिन अचानक मार्शल ने नोटिस किया कि कई सारी सेनाएं उनकी तरफ बढ़ रही हैं। ये कोई और नहीं बल्कि राजा जॉन के ही सैनिक होते हैं और वो सारे वाइकिंग्स भी मौजूद थे। शायद उन्हें अपने दुश्मनों का लोकेशन पता चल चुका है, तो ऑब्वियस बात थी कि वो उन्हें खत्म करने के लिए वहाँ पर आएंगे ही। ये बातें जब फादर एबॉट और डार्नी को पता चलती हैं, तो उन्होंने मार्शल और सारे वाइकिंग्स को छुपने के लिए कह दिया। राजा जॉन अपने आदमियों के साथ उस जगह पर पहुंचकर सबसे पहले डार्नी को घसीटते हुए लाता है, क्योंकि डार्नी उन लोगों में से एक था जिसने साम्राज्य वासियों को थोड़ा सपोर्ट किया था कि वो उसके खिलाफ हो जाए। और तो और राजा को ये भी खबर मिली है कि वो उसके दुश्मनों को स्टे करा रहा है, यानी कि ये राजा के ओपिनियन में एक बहुत ही बड़ा गुनाह है जिसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। राजा जॉन के कहने पर सारे सैनिक डार्नी को पकड़कर उसे टॉर्चर करने लग जाते हैं। डार्नी रो रहा था और चिल्ला रहा था, बट उसके वहाँ पर कोई नहीं सुनने वाला। थोड़ी ही देर में वहाँ पर फादर एबॉट आ जाते हैं और सारी सच्चाई बताते हैं। उन्होंने साफ बता दिया कि हमने उन मुसाफिरों को स्टे कराया था, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं आइडिया कि वो कौन थे। एक तरीके से फादर भी झूठी बोल रहे होते हैं, बट जॉन ने जैसे ही अपने सैनिकों को कहा कि तुम फादर को भी मरवा दो, तभी उस जगह पर मार्शल और उसके सभी साथी जो छुपे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं। उन्होंने तो सारे सैनिकों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। मार्शल की सेनाएं बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। उन्हें पता था कि जॉन के पास कई लाखों सेनाएं हैं और यही मार्शल की टीम में सिर्फ कुछ गिने चुने सैनिक। फिर भी वो बिना डरे हर एक सैनिकों को मारते जा रहे थे। इससे पता चलता है कि मार्शल और उसके सभी सैनिक कितने वेल ट्रेन्ड हैं। उन्हें अगर चांस मिले तो वो राजा को भी मार दें। लेकिन इस समय मार्शल ने अपने सैनिकों को इशारा किया कि हमें निकलना होगा। मार्शल के साथ ही कई दुश्मनी सैनिकों को मारते हुए अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। मार्शल भी अब वहाँ से अपने घोड़े पर बैठकर कहीं दूर निकल जाता है। उसे पता था कि राजा जॉन अब चुप नहीं बैठेगा, इसीलिए वो एक दूसरे साम्राज्य में चला गया जहाँ उनके एक टीचर रहा करते थे और वहीं मार्शल और उसके सैनिकों की परवरिश हुई थी। उस दूसरे साम्राज्य का भी मेन विजन यही होता है कि वो जॉन को खत्म करे, नहीं तो जॉन अपनी सेना बढ़ाकर एक बार फिर से देश पर कब्जा करेगा और एंड में जाकर उनके साम्राज्य पर भी हमला करके
खत्म कर देगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि मार्शल और उसके साम्राज्य वाले पहले ही स्ट्रैटेजी बनाकर तैयार रहें, जिससे कि वो पहले ही हमला करके जॉन को कमजोर बना दे। अब उस जगह पर उन सोल्जर्स के जो प्रीस्ट वाले टीचर मौजूद थे, उन्होंने अपना एक प्लान सामने रखा। वो कहने लगे कि हमने बाकी साम्राज्य से भी मदद मांगी है। सबसे पहले फ्रांस के प्रिंस लुइस से बात करने पर उन्होंने हमारी मदद करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन इससे पहले हमें और भी ज्यादा टेरिटरी को अपने अंडर करना होगा। जॉन, जो कि पूरे साम्राज्य को कब्जे में करना चाहता था, अगर उसकी उन टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए जिस पर वो ध्यान ही नहीं देता, तो धीरे धीरे जॉन कमजोर होता जाएगा। इसीलिए प्रीस्ट ने अपने सारे सैनिकों को रॉचेस्टर कासल के ऊपर जाने के लिए कहा। वो हिस्सा अगर उनके कंट्रोल में आ गया तो वो बहुत ही बड़ी टेरिटरी पर अपना कब्जा जमा पाएंगे। इन चीजों के बारे में जॉन को पता नहीं होगा, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होगा वहां जाकर हमला करने का। इसीलिए प्लान के अकॉर्डिंग कई सारे सोल्जर्स निकल पड़ते हैं उस कासल की तरफ। उनमें थॉमस और विलियम नाम के दो मुख्य सोल्जर्स थे जो पूरी टीम को लीड करेंगे। उन्होंने कई घंटों का सफर बड़ी चालाकी से तय किया, जिससे किसी को कानो कान खबर ना हो। अब आखिरकार वो रॉचेस्टर कासल के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो कई सारे वाइकिंग्स वहां पर मौजूद थे। यानी ये बात साफ है कि राजा को पता है कि यहाँ पर कोई तो हमला करने आ रहा है, और उसने इतने सारे अपने वाइकिंग सोल्जर्स रखे थे ताकि वो निगरानी करे इस पूरे कासल की। दोनों ही सैनिक एक दूसरे को बड़े गुस्से की निगाह से देखने लगे थे, और थोड़ी देर के अंदर उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये फाइट देखते ही देखते इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई कि वो सभी एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। थॉमस और विलियम के सोल्जर्स भले ही क्वांटिटी में कम थे, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से सैनिकों को मारते हैं कि सभी डरते जा रहे थे। किसी के हाथ कट जाते हैं तो किसी के पैर, लेकिन थॉमस के साथी बिल्कुल भी रुकते नहीं जब तक वो दुश्मन पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। कई देर तक उस कासल के अंदर लगातार लड़ाई चलती ही रही, और चारों तरफ देखने पर तो सिर्फ डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही थी। अच्छी बात तो ये होती है कि थॉमस और विलियम के सैनिकों में से कोई मारा नहीं गया। वो इतनी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे कि अपने दुश्मनों को पास आते ही मार देते। राजा जॉन द्वारा भेजे गए उन सारे वाइकिंग्स ने कई सारे साम्राज्य वासियों को भी वहाँ कैद करके रखा था। उनके ऊपर वो जुल्म करते और अत्याचार करते। थॉमस और विलियम के सैनिक तो उन साम्राज्य वासियों को भी बचा रहे थे और दुश्मनों को भी मार रहे थे। यानी उन सभी को सत्ता संभालना बहुत अच्छे से आता था। उन्हें पता है कि साम्राज्य वासियों की वजह से ही ये साम्राज्य बनता है, और अगर उनके साथ ही गलत काम किया जाए तो वो उनसे भरोसा छोड़ देंगे। सेम ऐसा ही जॉन के साथ हुआ था। बट अब यहाँ कत्लेआम करने के बाद सभी सैनिकों को मार देते हैं, और थॉमस की वाइकिंग सेना आखिरकार उस कासल पर अपना कब्जा जमा लेती है। थॉमस सारे सैनिकों को काम बता रहा था कि जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगर ये बातें राजा जॉन को पता चलेंगी तो वो इस जगह पर जरूर आएगा इस कासल को वापस लेने की। तो इसी वजह से हमें तैयार रहना होगा अपने सारे हथियारों के साथ। थॉमस पूरे कासल का एकदम देख रेख करता है कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रैप बिछाया जाए। वो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इन चीजों में कि हमने इन सैनिकों को मार दिया है और इस पर कब्जा कर लिया है। थॉमस को पता था कि ये सारी चीजें कभी भी छीनी जा सकती हैं। जो ज्यादा ताकतवर होगा वही राज करेगा। कासल के अंदर से हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम इजाबेल होता है। इजाबेल लगातार थॉमस को देखते जा रही थी जैसे वो उसे पसंद करने लगी है। पर बात यह है कि इजाबेल की शादी एक बूढ़े आदमी से हो चुकी थी जो उसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। देखकर लगता नहीं कि इजाबेल उसे पसंद करती है। वो सिर्फ एक रॉयल लाइफ बिताना चाहती थी, इसीलिए उसने इस मोटे आदमी से शादी किया। पर अब उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि वो थॉमस को पसंद करने लगी है। सभी सैनिक तैयार तो हो रहे थे, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये होती है कि राजा जॉन अपने वाइकिंग्स की सेना के साथ वहां पहुंच चुका है। यानी जॉन अपने कासल को वापस लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन ने सारे सैनिकों को तैनात रहने के लिए कहा और बड़े बड़े हथियार में से पत्थर फायर कर देते हैं वो कासल की तरफ। वो सारे वाइकिंग के साथी जो जॉन के साथ थे वो उसकी पूरी मदद कर रहे होते हैं और लगातार हमला करते चले जाते हैं उस कासल के ऊपर। भले ही जॉन ने इस कासल को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अगर दुश्मनों को यहाँ से नहीं हटाया गया तो वो उस जगह पर अपना हक जमा कर बैठ जाएंगे। कासल के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं जिससे सारे लोग मारे जाने लगे। एक तरीके से वहाँ पर कियोस मच चुका था जिसका परिणाम साम्राज्य वासियों को भी भुगतना पड़ता है। थॉमस के भी कुछ साथी उसमें बुरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। फिर भी थॉमस सभी सैनिकों को कह रहा था कि तुम सभी एक अच्छी जगह देखकर छुप जाओ। उनके पास जब हथियार खत्म हो जाएंगे तो हम एक अच्छा मौका देखकर हमला करेंगे। लेकिन यहाँ राजा के वाइकिंग के पास इतने सारे सैनिकी बल था कि वो काउंट भी नहीं कर सकते। अब लगातार पत्थर फेंकने के बाद जब कासल के कई सारे लोग मारे जाते हैं तो राजा ने आदेश दिया कि सभी एरो फायर करें। हर एक सैनिक अपने हाथ में बो एंड एरो ले लेता है और सीधा फायर करने लगता है उन सैनिकों पर। थॉमस के बहुत सारे साथी अब मर चुके थे। जितने भी साम्राज्यवासी फंसे होते हैं उनकी जान तो और ज्यादा खतरे में पड़ गई। इससे ज्यादा सेफ वो सब तब थे जब थॉमस और उसके साथी यहाँ पर नहीं
आए होते। अब तो उनमें से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। राजा ये बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि इन चीजों में उन मासूम लोगों का क्या काम। उसे सिर्फ अपना कासल वापस चाहिए था, भले ही वो इसके बदले सभी लोगों की जान ले ले। अब लगातार एरो फायर करने के बाद राजा ने आदेश दिया कि तुम अपने सारे सैनिकों को कासल की तरफ भेज दो, वो अंदर जाकर बचे हुए सैनिकों को भी मार देंगे। वाइकिंग के लीडर ने उन्हें आदेश दिया और सारे सैनिक आगे बढ़ने लगे। थॉमस और विलियम के कुछ सिपाही अभी भी बचे हुए थे जो उसी अच्छे मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, और अब वहाँ दुश्मनी वाइकिंग के सैनिक कासल के ऊपर चढ़ने लगे बड़े बड़े लैडर्स लेकर। थॉमस ने आदेश दिया कि यही वो वक्त है जिसमें कि हम एरो फायर करेंगे उनके ऊपर। एक एक करके सभी एरो फायर करना स्टार्ट कर देते हैं और वही सारी एरोज दुश्मनों के ऊपर जाकर लगने लगी। कुछ सैनिक मर तो जा रहे थे, लेकिन पीछे से और ज्यादा सैनिक आ जाते हैं। उनकी संख्या लाखों से तो ज्यादा ही थी और इतने सैनिकों से एक साथ लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मार्शल, थॉमस, विलियम सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि वो सैनिकों को कासल में घुसने ना दे। जो भी घुस जाते हैं वो उनसे फाइट कर रहे थे। ये मोमेंट उन सारे बहादुर सैनिकों का एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट जिससे कि ये प्रूफ होगा कि उनका वापस से साम्राज्य पाने के लिए कितना इंटेंशन है और क्या वो सब उसे डिजर्व करते हैं कि नहीं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर वो दुश्मनी सैनिकों को मारते जा रहे थे। थॉमस तो सबसे ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि साम्राज्यवासियों की जाने गई हैं। वो एक स्लैश में सारे सैनिकों की बॉडी अलग कर देता। फाइटिंग और तलवारबाजी की रियल स्किल्स क्या होती है वही सारे साथी दिखा रहे थे। वाइकिंग के दुश्मन सैनिक आते जा रहे थे और ये सभी उन्हें मारते जाते हैं। इतना डेडिकेशन देखकर तो वाइकिंग का लीडर भी शॉक हो गया था। ये लड़ाई कई देर तक चलती रही और कासल की हालत तो बुरी हो चुकी होती है, पर अभी तक थॉमस के साथी रुके नहीं दुश्मनों से फाइट करने के लिए। पूरी सेना की एक टुकड़ी अंदर गई थी, वो जिंदा वापस लौटकर आई नहीं। इन्हीं चीजों की वजह से बाकी टुकड़ियां भी बहुत ज्यादा डरने लग जाती हैं। उनमें से कई घायल हो गए तो कई डरकर भागने लगे। यानी थॉमस की टीम ने इतना अच्छा काम किया है कि उसने सारे सैनिकों को डराकर भगा दिया, वो भी वो सारे सैनिक जिनकी संख्याएं बहुत ज्यादा थी। यहाँ उन्होंने एक जीत तो हासिल कर ली है कि दुश्मनों के मन में एक डर पैदा कर देना। इसके आगे जब वो सारे दुश्मन वापस हमला करेंगे तो उनके मन में ये डर हमेशा रहेगा कि अपोजिट टीम का एक सैनिक कई हजार सैनिकों के बराबर है। जॉन अब यहाँ टेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे अपना कासल वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। ऐसा चलता रहा तो एक एक करके ये सभी उसके साम्राज्य पर कब्जा करेंगे और आखिर में जॉन को बेदखल कर दिया जाएगा। जॉन और उसके वाइकिंग साथी ने तो एक और प्लान बनाया जिसमें वो जलती हुई चीजें उस कासल की तरफ फायर करेंगे। साथ ही साथ वो एक बड़ा सा टावर बना रहे थे जिससे कि आसानी से कासल में घुसा जा सके। अब इन चीजों को देखकर थॉमस और उसके साथी तो चुप नहीं बैठने वाले, उन्हें भी कुछ करना होगा अपने डिफेंस के लिए। तभी वो सारे साथी अपना दिमाग लगाकर उनके ही जैसे एक वेपन बनाते हैं, वो भी कम से कम इक्विपमेंट के साथ। एटलीस्ट उनके पास भी कुछ ऐसे हथियार होने चाहिए जो अपने दुश्मनों को टक्कर दे सके। इस तरीके से छोटे मोटे हमले करने पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ दूसरी तरफ जॉन की सेनाओं ने वो टावर भी बना लिया था जिससे कि अब वो वाइकिंग को कहते हैं कि आगे बढ़ो और हमला करो। सभी सैनिक एक बार फिर अपने सेकंड राउंड के लिए निकल पड़ते हैं पूरी कासल पर कब्जा करने के लिए। उन्होंने तो अब पत्थरों को आग लगा दी थी जिससे वो फायर करते हुए कासल को डिस्ट्रॉय करने लगे। इतनी बुरी तरीके से तबाही स्टार्ट हो चुकी थी कि किसी के रुकने का नाम ही नहीं लेती। राजा की वाइकिंग्स की सेना भी अब पहले से ताकतवर हो चुकी होती है तो वो हमला करने के लिए रेडी है। सिर्फ उन्हें टावर पर चढ़कर उन सारे कासल के अंदर घुस जाना है। अच्छी बात तो ये हुई कि थॉमस और उसके साथियों ने भी अपना वो वेपन बना लिया था। वो उसी वेपन का यूज करके अब निशाना लगाते हैं उस टावर के ऊपर। उन्हें पता था कि टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब वो अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो कुछ सैनिक सबसे पहले एरो मारते हुए वाइकिंग्स को कासल से आने से रोक रहे थे और तभी पीछे से बड़ा सा वेपन चला दिया गया टावर के ऊपर। टावर भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस मूव के बाद तो राजा भी एकदम चौंक गए क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि थॉमस और उसकी टीम उसके ही जैसा वेपन बना लेंगे। बहुत बुरी तरीके से उनका प्लान उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। थॉमस की टीम रुक नहीं रही थी, वो लगातार हमला करते जाती है वाइकिंग्स के ऊपर और एक बार फिर वाइकिंग्स को समझ में आ गया कि वो इनसे नहीं लड़ सकते। सभी के सभी वापस अपने कैंप में भागने लगे। यानी ऑब्वियस बात है कि राजा जॉन की एक और बार हार हो चुकी है। अब इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं जिसमें जॉन सोच रहा था कि वो कैसे अपने कासल को कब्जे में करे। तब जाकर वो सोचता है कि हम हमला नहीं करेंगे। इनफैक्ट कासल में जितने भी लोग छुप कर बैठे हुए हैं वो उन्हें पानी और खाना सप्लाई करना बंद कर देता है। कभी न कभी तो उन्हें बाहर निकलना ही होगा ये सारे रिसोर्सेस लेने के लिए। आखिर वो कब तक कासल में छुपकर बैठकर बिना खाना पानी के जिंदा रह सकेंगे। कुछ दिन इस तरीके से और बीतते चले गए पर कासल में मौजूद जितने भी थॉमस और विलियम के सोल्जर्स थे सभी भूखमरी का शिकार हो रहे थे। पानी भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। सभी अपनी यूरिन को फिल्टर करके कंज्यूम करते हैं। उन सभी को भूख लग रही थी तो उन्होंने घोड़ों को मारकर खाना स्टार्ट कर दिया।
था। इससे उनकी हालत पता चल सकती है कि कितनी खराब हो चुकी थी। देखकर ये लग रहा था कि जॉन अपने प्लान में कामयाब होता जा रहा है। अब तो सिर्फ एक ही घोड़ा बचा हुआ था, वो थॉमस का होता है और थॉमस को ये बहुत प्यारा था। लेकिन अपने साथियों का पेट भरने के लिए उसे अपने घोड़े को भी मारना पड़ा। जो सैनिक बहुत ज्यादा घायल हुए थे उनके घाव और भी ज्यादा सड़ते जा रहे होते हैं। वो ऑब्वियसली बाहर नहीं निकल सकते कोई भी मेडिसिन वाले पेड़ पौधे लेने के लिए। बाहर की तरफ जॉन अपने सैनिकों के साथ उनका इंतजार कर रहा था कैंप लगाकर। अब इस तरीके से कब तक रहा जाएगा उन्हें नहीं पता, लेकिन थॉमस जानता था कि उसे अपने सैनिकों को तंदुरुस्त और जिंदा रखने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी ही। इसीलिए वो अपनी जान खतरे में डालकर बाहर जाने का डिसाइड करता है। इजाबेल को जब ये पता चला तो वो थॉमस को रोकने के लिए आ गई। अगर सैनिक थॉमस को गलती से देखकर पकड़ लिए तो वो टॉर्चर करके उससे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसके बाकी सैनिक सरेंडर ना कर दे। इनफैक्ट वो समय तो उसके लिए हेल से भी बदतर हो जाएगा। बट थॉमस फिर भी नहीं रुकता और सीधा महल से बाहर चला जाता है। रात के समय वो डायरेक्टली पहुंच गया जॉन के सैनिकों के कैंप के पास। उसने चोरी चुपके वहां के कुछ रिसोर्सेज चुरा लिए और वहां से भागने लगा। बट उसकी बदकिस्मती कि कई सैनिकों ने उसे देख लिया होता है। राजा को भी जब ये पता चला तो वो सभी सैनिकों को उसके पीछे लगा देते हैं। थॉमस रिसोर्स से भरे हुए दोनों बैग को लेकर अपने महल में वापस आने की कोशिश करता है, पर इतने दिन से कुछ ना खाने के कारण वो कमजोर भी हो गया था। महल के अंदर जब बाकी लोगों ने देखा तो वो तुरंत ही गेट ओपन कर देते हैं उसे अंदर लेने के लिए। इजाबेल ने भी सबको बता दिया था जिससे सभी लोग मदद करने वहां पहुंच गए। राजा जॉन के सैनिक वहां पहुंचने ही वाले थे, पर सही समय पे थॉमस के बाकी साथी वहां आ जाते हैं और उसे लेकर कासल में चले जाते हैं। पर उन्हें पता था कि ये फूड भी जल्दी खत्म हो जाएगा जो थॉमस चुरा कर गया है। थॉमस की इतनी ज्यादा हिम्मत की वजह से उनके पास अब कुछ दिनों के लिए फूड सप्लाईज मौजूद होंगे। सभी लोगों ने कितने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया होता है, पर ये उन्हें पता था कि ये खाना भी जल्दी खत्म हो जाएगा। थॉमस समझ चुका था कि उन्हें एक समय के बाद यहाँ से निकलना तो होगा ही, तो इसीलिए वो अपनी तलवार तैयार करने लगा उस बड़ी सी जंग के लिए। थॉमस के पास अब तुरंत ही इजाबेल आ जाती है। इजाबेल थॉमस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसने ये बोल दिया होता है। वो तो थॉमस के पास भी आना चाहती थी। थॉमस बेचारा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन इजाबेल के पास उसे आराम मिलता है। वो दोनों साथ में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। अगले दिन थॉमस का एक सैनिक कासल के ऊपर की तरफ जाता है तो उसे वो सारे सैनिक दिखाई नहीं दे रहे थे जो राजा जॉन के होते हैं। और जैसे ही उसने कासल के नीचे देखा तो सभी सैनिक टावर बनाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। थॉमस के साथी ने सभी को बताने की कोशिश की, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बहुत सारे वाइकिंग के सैनिक अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत भारी मात्रा में वो कासल के अंदर इंटर करते हैं और हर एक सैनिकों को मार देते हैं। इतने लंबे समय तक फाइटिंग के बाद थॉमस के अब सिर्फ 10 ही लोग बचे हुए थे, और वो 10 लोग इतने लाखों सैनिकों से कैसे फाइट करेंगे ये बिल्कुल नहीं पता। फिर भी वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं उन सैनिकों को दूर ढकेलने के लिए। बेचारा विलियम को चोट लग जाती है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। इसी तरीके से थॉमस के हर एक साथियों को मारा जा रहा था। इनफैक्ट थॉमस भी इतने सारे लोगों से एक साथ तो लड़ नहीं सकता। वो थॉमस को भी घायल करके नीचे गिरा देते हैं। देखकर ये साफ लग रहा था कि उनमें अब जरा भी हिम्मत नहीं इतनी सारी सेनाओं से लड़ने के लिए। एक सैनिक तो जल्द से जल्द उस पूरे कासल का गेट ओपन कर देता है, जिससे कि राजा के सभी सैनिक अंदर घुस जाते हैं उन पर हमला करने के लिए। यानी कि ये तीसरी बार ये लड़ाई हो रही थी जिसमें राजा शुरुआत से ही डोमिनेट कर रहे हैं। अब थॉमस, इजाबेल और उसके कुछ साथी अपनी जान बचाकर सीधा कासल के एक बेसमेंट में छुप जाते हैं। वहां पर उन्हें तब तक छुपे रहना होगा जब तक प्रिंस द्वारा बुलाई गई फ्रेंच आर्मी वहां नहीं पहुंच जाती। ये वही फ्रेंच के लोग थे जो प्रिंस लुइस के होते हैं। राजा के पूरे सैनिक वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने विलियम के साथ साथ कई सारे घायल साथियों को उनके सामने लाया। राजा साफ कहने लगे कि इन्हें इतना टॉर्चर किया जाए कि इनकी आवाज सुनकर थॉमस और बाकी साथी जो बेसमेंट में छुपे हैं वो अपने आप ही बाहर आ जाए। सैनिक उनके ऊपर बिल्कुल रहम नहीं करते। पर अब यहाँ राजा को भी पता चलता है कि फ्रेंच आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि फ्रेंच आर्मी के आने से पहले उन्हें थॉमस और बाकी साथियों को मारना होगा। तो इसीलिए वो बेसमेंट के ऊपर वाले हिस्से पर कई सारी आग लगा देते हैं। आग लगने की वजह से सभी चीजें जलने लगी थी। कासल जो एकदम मजबूत था वो आग की वजह से ढीला हो जाता है। कई सारे ब्रिक्स और पत्थर नीचे गिरते चले जा रहे थे और थोड़ी देर बाद ही हमें थॉमस और उसके सभी साथियों को दिखाया जो वहां से बाहर निकल ही जाते हैं। थॉमस से मुकाबला करने के लिए उन वाइकिंग्स का लीडर आ जाता है। लीडर बहुत ही ज्यादा विशालकाय था और काफी ताकतवर होता है। उसने तो बहुत बुरी तरीके से थॉमस को घायल भी कर दिया था। थॉमस भी एक तलवार के साथ खुद को इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उनके बीच भी कई देर तक फाइटिंग चलते ही रहती है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि जीतेगा कौन। वाइकिंग्स के लीडर ने तो मार मार कर थॉमस की तलवार भी तोड़ दी थी। थॉमस एकदम निहत्था था और उसे पता नहीं कि वो क्या करे। अब जब यहाँ थॉमस जमीन पर बैठा हुआ होता है तो वाइकिंग का लीडर शो ऑफ कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस ने अपनी कटी हुई तलवार सीधा उसके पेट
पेट में घुसा दी। यानी थॉमस वाइकिंग के लीडर को मारने में कामयाब हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि आज तक उससे कोई जीत नहीं पाया था। थोड़ी ही देर में उस पूरी जगह को फ्रेंच आर्मी घेर लेती है, जिसे देखने पर कई सारे राजा के सैनिक और सारे वाइकिंग्स भागने लगे थे। उन्हें पता था कि फ्रेंच सैनिकों के अगर कब्जे में आएंगे तो वो उन्हें टॉर्चर करके मार देंगे, तो सबसे अच्छा होगा कि वो वहां से भाग जाएं। राजा जॉन भी, जो हादसे में बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, वो भी पीछे वाले रास्ते से निकल जाता है। सब कुछ अब सुरक्षित हो चुका था। थॉमस जो अपने घोड़े पर सवार होता है, वो धीरे धीरे बाहर आया और उसकी हालत तो पहले से बदतर लग रही थी। अपने प्रीस्ट और इतनी बड़ी सेना को देखकर थॉमस को कॉन्फिडेंस आ गया। इजाबेल थॉमस के पास चली जाती है और प्रीस्ट ने तो थॉमस को आजाद कर दिया उसके सारे बंधनों से। यानी वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से गुजार सकता है जब तक उसका मन चाहे। थॉमस इस बात को समझ गया और इजाबेल को अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से लेकर चला जाता है। हमें तो घायल राजा भी दिखाया जाता है जो अंत में ये दर्द नहीं सह पाता और अपनी जान दे देता है। जॉन के जाने के बाद ये पूरा साम्राज्य अब वहाँ के रहीवासियों का हो चुका था। शायद अब जो भी इसे लीड करे वो अच्छी तरीके से इसे आगे बढ़ाए। थॉमस भी इजाबेल के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए निकल पड़ा और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।